Hello students, welcome to Discovery International School, and this is the fourth lecture in the series of NTSE based on the chapter waves, and today we will discuss about these 4 points: reflection of sound, echo and echoing distance, the reverberation of sound and applications of ultrasound. आज बच्चों हम ये 4 टॉपिक्स देखेंगे कि साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं किसी कमरे में जो कि एक लार्ज रूम हो तो यूजुअली क्या होता है बच्चों, हमें साउंड वापस आती हुई सुनाई देती है, हमें बार बार वो साउंड सुनाई देती है। दैट इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इकोस। ओके, सिमिलरली आज हम देखेंगे कि किसी भी कमरे की या किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि आपको उससे वापस लौट के आने वाली साउंड सुनाई दे सके। ओके, सिमिलरली आज हम देखेंगे बच्चों कि अल्ट्रासाउंड को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग लेक्चर, यू विल सी कि आज हम कुछ बहुत बेहतरीन चीजें देखने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों, जो साउंड है जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो यूजुअली साउंड वेव्स उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। ओके, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ साउंड वेव इंटरैक्ट करती है तो यूजुअली वो रिफ्लेक्ट होके फिर उसी मीडियम में वापस चली जाती है जिससे वो आई है। जैसे लाइट वेव बच्चों, लाइट वेव आती है, मिरर के साथ इंटरैक्ट करती है और वापस एयर में ही चली जाती है। बिल्कुल उसी तरीके का लॉ, I इक्वल टू आर, द इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक हार्ड या फ्लैट सरफेस है, दिस इज अ हार्ड फ्लैट सरफेस एंड दिस इज अ क्लॉक। यहां पर बच्चों आपके पास एक घड़ी है, एक क्लॉक है, और इस क्लॉक में हम क्या करते हैं, इस क्लॉक को यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, रिफ्लेक्शन के मेजरमेंट्स के लिए, फर्स्ट यू नीड अ नॉर्मल, यू नीड अ रेफरेंस लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप सारे एंगल्स को मेजर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नॉर्मल। सो दिस लाइन इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल। ये जो लाइन स्टूडेंट्स है दैट इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल। ओके, तो यहां पर हमने एक क्लॉक रखी, क्लॉक जो है वो क्लिक कर रही है बच्चों, उसकी जो नीडल है वो मूव कर रही है, एंड यू हैव अ पाइप। ओके, इस पाइप के अंदर यूजुअली एयर होगी स्टूडेंट्स, और एयर में साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो यहां से जो क्लॉक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसकी क्लिक्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं बच्चों, वो कहाँ ट्रैवल करके जाती हैं, फ्लैट सरफेस की ओर ट्रैवल करके जाती हैं, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके अगर आप एक दूसरा पाइप किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लें तो आप देखेंगे कि आपको कानों में वो जो टिकिंग की साउंड है, क्लॉक की नीडल की टिकिंग की साउंड है, वो आपको सुनाई देगी स्टूडेंट्स। आपको अपने पाइप के एंगल को नॉर्मल के साथ तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक आपको वो साउंड मैक्सिमम ना सुनाई दे, ठीक है। और जिस एंगल पे वो मैक्सिमम सुनाई दे रही है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन एंगल, आर। ओके, और जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ आपने क्लॉक को रखा था वो क्या हो गया आपका, इंसिडेंस एंगल, आई। तो आप देख रहे होंगे दिस एग्जैक्टली वर्क्स लाइक लाइट, दिस एग्जैक्टली वर्क्स लाइक लाइट। तो बच्चों अगर आप इस पाइप के डायरेक्शन को किसी और एंगल पे करेंगे अपार्ट फ्रॉम आर, ओके, जो कि आई के बराबर होना चाहिए, तो आपको साउंड सुनाई तो देगी लेकिन थोड़ा फीबल हो जाएगी, थोड़ा कमजोर हो जाएगी। बेस्ट कब सुनाई देगी, व्हेन आई इज इक्वल टू आर। सो इट मींस दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल लाइट की तरह बच्चों एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आपको मैक्सिमम साउंड तब रिसीव होती है जब आपका इंसिडेंस एंगल ऑफ साउंड इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। जहां आप साउंड को रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जो पाथ है, ये जो पाथ है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाना चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू आर। सो दिस इज डिफाइंड एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वेरी सिमिलर, I will say exactly similar to the reflection of light. So now we will move further. अब हम बात करते हैं बच्चों echo की. What do we understand by echo? Okay? So basically जब भी साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो वो साउंड फिर हमारे पास स्टूडेंट्स वापस आती है, तो दैट साउंड इज नोन एज echo.
सो बेसिकली जैसे सपोज कीजिए बच्चों, आप किसी बड़े पहाड़ के आसपास खड़े हैं और आप जोर से चिल्लाते हैं हेलो, देन यू विल सी, देन यू विल ऑब्जर्व, बेसिकली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको बार बार वो हेलो रिपीट होके सुनाई दे रहा है. यू विल लिसन द हेलो रिपीटिंग, एंड दैट रिपीटिंग हेलो इज ड्यू टू द इको ऑफ साउंड. तो व्हाट हैपन्स कि अगर आप चिल्लाते हैं स्टूडेंट्स, तो चिल्लाने से क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि पहाड़ तक ट्रेवल कर रही है. जो आपने चिल्लाया है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो आपको सुनाई दे रहा है, और पहाड़ से टकरा कर जो साउंड आपके पास आ रही है दैट इज इको. सो यू विल लिसन 2 टाइम्स. अगेन अगर आपके पीछे कोई रुकावट है, पीछे कोई ऑब्स्टेकल है, तो बच्चों जो पहाड़ से टकरा के जो साउंड आई वो फिर टकरा के पीछे की रुकावट में या पीछे के ऑब्स्टेकल में टकराएगी, फिर वो साउंड आगे बढ़ेगी, आपकी ओर को आएगी. अगेन यू विल लिसन द हेलो अगेन. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इको कैन बी रिपीटेड ऑल्सो. इको बार बार रिपीट भी हो सकता है बच्चों, और जब भी इको बार बार रिपीट हो रहा है, that is basically defined as reverberation of sound. That is basically defined as reverberation of sound. So let's discuss some salient points of echo. Echo के कुछ स्पेशल पॉइंट्स को बच्चों डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो जो साउंड वेव्स हैं स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज हार्ड सर्फेसेस लाइक बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड क्लिफ्स. साउंड वेव्स को बेसिकली हम बहुत बड़ी और हार्ड सर्फेसेस से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं स्टूडेंट्स, क्लिफ्स, पहाड़ हैं बहुत बड़े, या फिर दीवारें हैं यूजुअली. ओके. अगर रिफ्लेक्टेड साउंड बच्चों एक सेपरेट साउंड की तरह सुनाई दे रही है, अगर रिफ्लेक्टेड साउंड क्या हो रही है, एक सेपरेट साउंड की तरह सुनाई दे रही है अपार्ट फ्रॉम दी ओरिजिनल साउंड. जैसे हम चिल्लाए, अगर हम बोलें हेलो, सो हेलो इज द ओरिजिनल साउंड, और बीच में आपको कुछ साइलेंस मिलता है, and again you listen the hello which is of echo, then it is defined as a echo. So if the reflected sound is heard as a separate sound, यानी कि जो साउंड बच्चों रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अगर आपको वो ओरिजिनल के अलावा अलग से सुनाई दे रही है, ठीक है, then after a time interval obviously, then it is called an echo. तब उसे क्या बोला जाता है, echo बोला जाता है. Similarly अगर ओरिजिनल साउंड, इफ द ओरिजिनल साउंड जो आपने प्रोड्यूस किया, जो पहला हेलो आपने बोला, ठीक है, इफ द ओरिजिनल साउंड जस्ट सीम्स प्रोलॉन्ग्ड, अगर ऐसा लगता है कि आपकी जो ओरिजिनल साउंड है वही थोड़ा लंबी हो गई है, ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज रिवर्बिरेशन. उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है बच्चों, रिवर्बिरेशन बोला जाता है. यानी कि जैसे अगर आप कोई स्पीकर बच्चों साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, और उससे जो साउंड है पहले वो छत की ओर को ट्रेवल हुई, फिर वो नीचे आई, एक वॉल से टकराई, और फिर वो आपके कानों तक पहुंची. सो दिस इज डिफाइंड एज रिवर्बिरेशन. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड बेसिकली. ओके. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग रिवर्बिरेशन. अगर साउंड केवल एक बार रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुंच गई और ओरिजिनल साउंड से अलग सुनाई दे रही है, देन इट इज डिफाइंड एज इको. बट अगर वो आपके पास 2-3 जगह से रिफ्लेक्शन करने के बाद पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली बच्चों इसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा आपके तक पहुंचने का उसका. ठीक है. यानी कि जो सोर्स से साउंड आपके पास सीधे पहुंचनी चाहिए थी, वो आप 2-3 बार रिफ्लेक्शन करके आप तक पहुंच रही है बच्चों. ठीक है. और 2-3 बार रिफ्लेक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम. दैट्स व्हाई द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड इज यूज्ड. इसीलिए ये वर्ड बच्चों प्रोलॉन्ग्ड जो है वो यूज किया गया है. तो इसका सेंस क्या है कि जब भी साउंड वेव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद आप तक पहुंचती है, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि साउंड थोड़ा धीरे ट्रेवल कर रही है, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम, एंड दिस थिंग इज डिफाइंड एज रिवर्बिरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्बिरेशन बोलते हैं. अभी इसके बारे में हम और देखेंगे आगे, कुछ फिगर्स के थ्रू वी विल एक्सप्लेन इट. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, टू हेयर डिस्टिंक्ट इकोस, अगर आप एक के बाद एक प्रोड्यूस होने वाली इकोस को सुनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, the reflecting surface must be far enough from the source of sound. तो reflecting surface को बच्चों source of sound से दूर होना जरूरी है. ओके. क्यों दूर होना जरूरी है, उसके लिए बच्चों हम echoing distance को कैलकुलेट करेंगे. we will calculate the echoing distance. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमें
इकोस को क्लियरली सुनना है तो जो ऑब्स्टेकल है यानी कि जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी सफिशिएंट डिस्टेंस होना जरूरी है। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, किसमें, इकोइंग डिस्टेंस के कैलकुलेशन में हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज वन मोर डायग्राम विल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। और इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये जो वेव है स्टूडेंट्स ये ओरिजिनल साउंड वेव है। दिस इज द ओरिजिनल साउंड वेव। आप देख रहे होंगे बच्चों कि इस वेव का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है, देखिए काफी लार्ज है, ठीक है। अब ये साउंड वेव बढ़ी बच्चों आगे, अब ये आगे होके रिफ्लेक्ट हुई और आपके कान तक पहुंची। ऑब्वियस बात है जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है वो साउंड वेव की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो साउंड की लाउडनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम का मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो पहले वाले के कंपैरिजन में कम हो गया है। ये एम्पलीट्यूड देखिए कितना लार्ज है और ये एम्पलीट्यूड इसके कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली बच्चों जो ये रिफ्लेक्टेड साउंड आई अगर ये आप तक आते हुए पीछे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जो दूसरी बार आपके पास इको आएगी वो थोड़ा और स्लो होगी। स्लो यानी कि उसकी लाउडनेस थोड़ा और कम होगी। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकंड इको है बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड है ये और ज्यादा कम हो गया, यानी कि वेव की इंटेंसिटी हर इको के साथ क्या होती है, कम होती है। दैट्स व्हाई आप चिल्लाए पहाड़ के सामने हेलो एंड देन यू विल सी हेलो 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 हेलो। Okay, so it means the sound continuously decreases because every time there is a reflection, जब reflection होगा कुछ sound energy को obstacle observe कर लेता है, एक तरीके से absorb कर लेता है students, ठीक है। तो अब हम आप बात करते हैं बच्चों echoing distance के बारे में, echoing distance के बारे में। उससे पहले हम एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हमारे कान के रिस्पॉन्स टाइम का। देखिए स्टूडेंट्स हमारे कान में जब भी कोई साउंड पड़ती है, whenever a sound wave comes to our ear, तो हमारे कान को उस साउंड को सुन के इंटरप्रेट करके ब्रेन में पहुंचाने के लिए कुछ टाइम बच्चों इसे चाहिए, कुछ टाइम चाहिए इसे, ओके। बिकॉज कोई भी प्रोसेस जो है नेचर में इंस्टेंटेनियसली तो होती नहीं। तो कान के पास साउंड वेव की फॉर्म में डेटा पहुंच रहा है, डाटा पहुंचा या इंफॉर्मेशन पहुंची, इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। अगर उस प्रोसेस के दौरान एक दूसरी वेव आ जाए तो क्या होगा, जो दूसरी वेव आई है बच्चों वो पहली वेव तो अभी प्रोसेस ही नहीं हुई, तो उसके साथ क्या हो जाएगी बच्चों, मिक्स हो जाएगी, ओके। तो इससे हमको क्या पता चलता है बच्चों कि अगर हमने कोई ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करी तो वो हमें सुनाई दी, अभी हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है बच्चों, ठीक है। अगर इसी दौरान हमारे कान में इको भी पड़ जाए तो क्या होगा, प्रोसेस होने से पहले ही दूसरी साउंड भी आ गई, तो ये दोनों की दोनों साउंड्स मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज हो जाती हैं तो आपको ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में अलग अलग डिफरेंस नहीं सुनाई देता, वो दोनों मर्ज हो जाती हैं आपस में, ठीक है। तो इको को सुनने के लिए क्या जरूरी है कि एटलीस्ट जितनी देर में मेरा ब्रेन ओरिजिनल साउंड को प्रोसेस कर रहा है उसके बाद इको मुझ तक पहुंचे, ताकि नई साउंड को प्रोसेस करने के लिए मेरा ब्रेन रेडी हो, ओके। तो इसका मतलब बच्चों हम इकोइंग डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, यानी कि कम से कम ऑब्स्टेकल कुछ इतनी दूरी पे तो होना चाहिए कि साउंड हमारे कान तक कम से कम रिस्पॉन्स टाइम के बाद पहुंचे, ठीक है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स टाइम से पहले पहुंच गई तो वो ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स हो जाएगी और ओरिजिनल साउंड और इको अलग अलग सुनाई नहीं देंगी। तो उसी इकोइंग डिस्टेंस की बच्चों बात करते हैं। ह्यूमन ईयर का जो रिस्पॉन्स टाइम है बच्चों, ह्यूमन ईयर का जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज 0.1 सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड। वैसे बच्चों इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज अराउंड 140 मिली सेकेंड्स, सो इट कैन बी रिटन एज 0.14 सेकेंड्स, ठीक है। सो 0.14 को राउंड ऑफ करके मैक्सिमम जगहों पर 0.1 सेकेंड बोला गया है। तो ये हमारे कान का रिस्पॉन्स टाइम है, यानी कि बच्चों अगर हम ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इको हमारे पास 0.1 सेकेंड से पहले ही हमारे कान के अंदर घुस गई, एंटर कर गई, तो फिर आपको वो अलग से सुनाई नहीं देगी, वो ओरिजिनल साउंड के साथ मर्ज हो जाएगी।
सो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईयर इज 0.1 सेकेंड. तो बच्चों ये कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहां से, एंड दिस इज द ऑब्स्टेकल, ये कोई वॉल है बच्चों. ठीक है, तो मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, d है. ठीक है, तो इतनी ही डिस्टेंस वापस आने में भी कवर होगी, d. तो बच्चों जो साउंड की एयर में स्पीड होती है, स्पीड कितनी है बच्चों, 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, ड्राई एयर मानते हुए बच्चों जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है. सो ऑब्वियसली स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, हम ये जानते हैं कि कम से कम वो टाइम जो कि हमें ओरिजिनल और इको को अलग अलग सुनने के लिए चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए. तो यहां पर भी वही करने वाले हैं बच्चों. कैसे करेंगे, लेट्स सी. देखिए वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन, हम इस पर आते हैं. देखिए बच्चों, तो स्पीड कितनी है 340, डिस्टेंस देखिए बच्चों, d जाने की डिस्टेंस और d इको के वापस आने की डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 2d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 2d. तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बच्चों, 2d ट्रेवल करी. ओके, अपॉन टाइम कम से कम कितना गैप होना चाहिए बच्चों, 0.1 सेकेंड इसमें रख लेते हैं. ठीक है, तो बच्चों स्पीड की जगह मैंने क्या रखा, 340. 340 इज इक्वल टू 2d अपॉन 0.1. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 340 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2d. तो यहां से d कितना आ गया स्टूडेंट्स, 340 इंटू 0.1 हुआ 34 और 2 अपॉन में चला गया तो 2, यानी कि 17 मीटर. इसका मतलब बच्चों अगर आपको ओरिजिनल साउंड और इको को सेपरेटली सुन रहे हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल मस्ट बी 17 मीटर्स. ओके, तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है. अगर आपका ऑब्स्टेकल जो है वो 17 मीटर्स से कम दूर है तो तब क्या होगा, आपने ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करी, आपका ब्रेन अभी प्रोसेस ही कर रहा है, उससे पहले ही रिफ्लेक्टेड साउंड आप तक पहुंच गई. तो अभी आपका ब्रेन ओरिजिनल साउंड को प्रोसेस कर रहा है और साथ साथ इको भी पहुंच गई. नाउ द ओरिजिनल साउंड गेट्स मर्ज्ड विद द इको. ओके, एंड इट गेट्स मर्ज्ड, तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि ओरिजिनल कौन सी थी और इको कौन सी थी. तो इसीलिए बच्चों हमारी ऑब्स्टेकल की जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर्स होनी चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इकोइंग डिस्टेंस. इसको बोला जाता है बच्चों इकोइंग डिस्टेंस. अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको इनिशियल आइडिया दे दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्बिरेशन. तो रिवर्बिरेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों, इको और मल्टीपल इकोज और रिवर्बिरेशन में बच्चों डिफरेंस है. रिवर्बिरेशन क्या होता है, जब भी किसी सोर्स से, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई गिटार प्लेयर है, ही इज अ गिटार प्लेयर जो कि यहां पर क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है गिटार की. कोई ऑर्केस्ट्रा प्लेयर है स्टूडेंट्स. अब कुछ साउंड तो बच्चों जो सीधे सीधे ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है, यहां पर कोई लिसनर है, ठीक है, ऑडियंस है, तो जो साउंड बच्चों उस तक सीधे सीधे पहुंच जाती है वो तो क्विकली पहुंच जाती है. ठीक है, लेकिन कुछ साउंड ऐसी होती है जो कि प्रोड्यूस होके पहले एक वॉल से टकराती है, फिर ऊपर सीलिंग से टकराती है, फिर नीचे दूसरी वॉल से, तब जाके लिसनर तक पहुंच रही है. तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो डायरेक्टली साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी दैट विल बी लिसन्ड वेरी क्विकली. वो एकदम से पहुंच रही है तो ऑब्वियसली वो जल्दी रिसीव हो जाएगी साउंड. लेकिन कुछ साउंड उसको थोड़ा देर में रिसीव होगी, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ. सो द साउंड हैज टू टेक अ लॉन्गर पाथ. साउंड को क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा लॉन्गर पाथ लेना पड़ रहा है. एंड ड्यू टू अ लॉन्गर पाथ साउंड थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड लगती है. ऐसा लगता है कि साउंड की स्पीड स्लो हो गई या मुझे धीरे रिसीव हो रही है, देर में रिसीव हो रही है. एंड दैट इज डिफाइंड एज रिवर्बिरेशन. ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. तो बच्चों सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन को देखते हैं. सबसे पहला एप्लीकेशन जो है बच्चों वो क्या है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इसका सेंस क्या है बच्चों, सोनार को यूज किया जाता है बेसिकली किसी भी ओशियन की, लेक की, इन सब चीज़ों की गहराइयाँ नापने में, या फिर अगर ओशियन बेड में या सी बेड में कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो गया है, कोई वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मलबा है, या कोई सी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों आपको लोकेट करना है कि वो कितनी डेप्थ पे है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बच्चों. जैसे हमारा जो मारियाना ट्रेंच है जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, वहां पर उसकी डेप्थ भी जो है वो इसी टेक्निक के थ्रू मेजर की गई है. सो दिस इज अ शिप.
तो सोनार टेक्निक कैसे काम करती है, लेट्स सी। सो दिस इज अ शिप, और शिप में बच्चों दो तरीके के इक्विपमेंट्स लगे रहेंगे। फर्स्ट वो जो कि अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करेगा। अल्ट्रासाउंड्स की बच्चों एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं बिना खास डिसिपेट हुए, बिना खास डिसिपेट हुए, यानी कि इनकी जो एम्पलीट्यूड है इसमें कोई खास चेंज नहीं आता है बहुत लंबी डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में भी, बिकॉज दे हैव अ हायर एनर्जी यूजुअली। ओके, सो दिस इज अ वेव, दिस इज बेसिकली डीलिंग विथ साउंड वेव्स। तो हमारे पास एक शिप है बच्चों, तो शिप में एक ट्रांसमीटर है। व्हाट इज अ ट्रांसमीटर? ट्रांसमीटर इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड्स को वो क्या कर रहा है बच्चों, प्रोड्यूस कर रहा है। हमें अल्ट्रासाउंड्स की स्पीड पहले से मालूम होती है, ओके, और ट्रांसमीटर से जो वेव्स निकलती हैं वो पहले क्या करती हैं, सी बेड में ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको लोकेट करना है उसकी ओर को बेसिकली हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स को भेजते हैं। और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके बच्चों शिप में ही एक रिसीवर भी लगा रहता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है इस रिफ्लेक्टेड साउंड को। देन ऑब्वियसली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको वेव की स्पीड पता है जो साउंड वेव आपने भेजी है, ठीक है, और ये रिसीवर डिटेक्ट कर लेता है कि भेजने के कितनी देर बाद साउंड रिसीव हुई। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की ये जो डिस्टेंस जो है वो आपने कुछ कैलकुलेट करी, ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना साउंड ने डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल करी उतनी ही डिस्टेंस वो यहां भी ट्रेवल करेगी। यू नो द स्पीड ऑफ साउंड, you know the time taken, then obviously you can calculate the distance। बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे हमने इकोइंग डिस्टेंस कैलकुलेट करी थी, जैसे हमने ये पता कर लिया था कि दीवार कितनी दूर होती है, बाय द सेम कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑल्सो। अब सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ये r है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r, ऑब्वियसली, सो दिस इज द नॉर्मल। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि r प्लस आर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन, मान लीजिए स्टूडेंट जो टाइम लगता है वो क्या है, टी है, यानी कि टी वो टाइम है बच्चों जब ट्रांसमीटर से वेव के निकलने से लेके उसके रिसीव होने के बीच का टाइम क्या है, टी है। देन ऑब्वियसली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, व्हाट यू कैन कैलकुलेट, स्पीड आप जानते हो साउंड वेव की अगर 340 लूं मैं, वैसे तो वाटर में बच्चों ज्यादा होती है, अगर मैं सी वाटर में वही नॉर्मल वाटर वाली ले लूं ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकेंड, देन इट कैन बी इक्वल टू आने की डिस्टेंस प्लस जाने की डिस्टेंस, r प्लस r is 2r upon t, then you can calculate r because t is already measured. So this is the application of ultrasound, and one more application is detecting flaws in metals, detecting cracks in metals. Basically students क्या होता है, जब भी हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेटल की जहां पे फोजिंग की जाती है, जहां पर मेटल ऑब्जेक्ट्स को शेप दिया जाता है, ऐसा हो सकता है कि मेटल के अंदर एयर का कोई बबल रह गया हो या मेटल में कोई इतना फाइन क्रैक हो जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो मेटल के अंदर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। तो बच्चों जहां पर भी क्रैक होता है यूजुअली वहां पर या तो एयर फिल हो जाती है या वहां पर मीडियम का चेंज आता है, मीडियम का चेंज आता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है बच्चों, उस पोर्शन में बदल जाती है। सो अगर मेटल के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा देन यू विल ऑब्जर्व अ चेंज, अ स्लाइट चेंज इन स्पीड इन बिटवीन द क्रैक, क्योंकि वहां पे मीडियम जो है बच्चों वो क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड्स आपने भेजी और जहां पर क्रैक है उस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ गई, तो उस टाइम को डिटेक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि क्रैक कितनी डिस्टेंस पे है, ओके। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल्स के लिए बेसिकली क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। तीसरा बच्चों आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में। सो अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अल्ट्रासाउंड को बेसिकली हम क्या करते हैं, किडनीज में जो स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाते हैं बच्चों, इनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। सो व्हाट इज एन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में बच्चों एक सोर्स जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करता है डॉक्टर आपके पेट के पोर्शन के ऊपर या जिस भी पोर्शन में उसको अल्ट्रासाउंड करना होता है वहां पर क्या करता है, सेंसर को लगाता है। सो दैट सेंसर कंटेन्स टू थिंग्स, अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। तो सबसे पहले वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है
और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर जैसे सपोज कीजिए किसी को किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो उस स्टोन से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके रिसीव होती हैं, ओके। और जितने रीजन से वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वहां पर बेसिकली उस पोर्शन की वो क्या कर लेता है, इमेजिंग कर लेता है कि कितने रीजन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उससे इन स्टोन्स के साइज के बारे में अंदाजा मिलता है और इनके शेप के बारे में अंदाजा मिलता है कि किस तरीके के रीजन से, किस शेप के रीजन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन हो। सो दैट मच इज टुडे फॉर टुडेज लेक्चर। ये आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि इको क्या होती है, रिवर्बरेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने जाना कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ओके। और इसके अलावा हमने एक बहुत बेहतरीन चीज की थी, टू कैलकुलेट द इकोइंग डिस्टेंस एंड वी अंडरस्टूड अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द ईयर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। तब तक के लिए थैंक यू।